हम अक्सर बिना सोचे समझे घंटों तक फोन पर रील स्क्रॉल करते रहते हैं, एक के बाद एक वीडियो देखते हैं, या फिर अचानक फ्रिज खोलकर कुछ मीठा या बहुत ही भारी जंक फूड खाने लगते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत आम बात है। राइट। और ऊपर से देखने पर ये बस बोर होना लग सकता है। लेकिन क्या कभी इस बात पर ध्यान दिया गया है कि ये असल में किसी गहरे मेंटल पेन, तनाव या बेचैनी से भागने का एक बहुत ही हताश तरीका हो सकता है? आज के इस गहन अध्ययन में हम इंसानी दिमाग की इसी उलझन को खोलने वाले हैं। ये सच में एक ऐसा पॉइंट है जो इंसान के पूरे साइकोलॉजी और उसकी रोजमर्रा की जो छटपटाहट होती है ना, उसको बेनकाब कर देता है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां दिमाग चौबीसों घंटे इंफॉर्मेशन और इमोशंस के हमले झेल रहा है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में एक साथ सैकड़ों टैब्स खुले हुए हैं। ओह हाँ, कंप्यूटर ब्राउजर की तरह। और यही आज की हमारी चर्चा का मुख्य उद्देश्य है। आज का मिशन ये समझना है कि जागरूकता यानी अवेयरनेस और आंतरिक शुद्धि का जो विज्ञान है वो असल में कैसे काम करता है। बिल्कुल। हम इस बात की पूरी गहराई में जाएंगे कि कैसे ये प्यूरिफिकेशन एक व्यक्ति के बाहरी एनवायरनमेंट से शुरू होकर उसके अंदर के असली स्वरूप तक पहुंचती है। और सबसे जरूरी बात, कैसे हम उन फालतू मेंटल हैबिट्स को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं जो हमें बिना वजह थका देती हैं। हाँ, जैसे कि सालों पुराना गिल्ट या फिर ट्रैफिक में किसी अनजान इंसान पर आने वाला बेवजह का गुस्सा। सही कहा। तो ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। इस मेंटल शोर को बंद करने वाले स्विच से शुरुआत करते हैं। जरूर। इस पूरी प्रोसेस को समझना इसलिए भी बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि ये कोई हवाई फिलॉसफी नहीं है। राइट। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल, लेयर बाय लेयर होने वाली साइंटिफिक प्रोसेस है। जब हम मेंटल प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं तो ये सीधे तौर पर हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है। इसका आधार जागरूकता को माना गया है। जागरूकता मतलब अवेयरनेस? हाँ, अवेयरनेस। और इसे समझने के लिए स्रोत सामग्री में एक बहुत ही सटीक उदाहरण मिलता है, एक चलते हुए पंखे का। पंखा वो कैसे काम करता है यहाँ? जरा कल्पना कीजिए कि दिमाग में चलने वाला कोई व्यर्थ विचार एक तेज घूमता हुआ पंखा है। जब हम उस विचार के प्रति जागरूक होते हैं तो हम असल में उस पंखे का स्विच बंद कर देते हैं। ओके। अब देखिए, स्विच बंद करने के बाद पंखा तुरंत नहीं रुकता। वो अपनी पुरानी स्पीड और मोमेंटम के कारण कुछ देर और घूमता है। उसकी रफ्तार धीरे धीरे कम होती है। सही। और फिर वो पूरी तरह शांत हो जाता है। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है। इंसान की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो अपने फालतू विचारों से लड़ने लगता है। अच्छा, जैसे हम खुद को बोलते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, या एग्जैक्टली या मुझे उस पुरानी बात को याद नहीं करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम असल में उस विचार को और ज्यादा एनर्जी दे रहे होते हैं। पंखे के स्विच वाले मामले में विचार को रोकने का मतलब पंखे की पंखुड़ियों को हाथ से पकड़कर रोकना नहीं है। आओ, वो तो बहुत दर्दनाक होगा, हाथ कट जाएगा। बिल्कुल। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे गहरी चोट लगेगी। विचार से लड़ना भी बिल्कुल ऐसा ही है। यानी जागरूकता का मतलब बस उस विचार को मिलने वाली एनर्जी की सप्लाई को काट देना है। हाँ, बस सप्लाई काटना है। और वो कैसे कटती है? बस उस विचार को निष्पक्ष होकर देखने से। जब इंसान केवल ये देखता है कि उसके भीतर क्रोध या दुख उठ रहा है, बिना उसमें उलझे, तो उस भावना को मिलने वाली मेंटल एनर्जी कट जाती है। बिना उसको सही या गलत ठहराए। सही कहा। फिर वो भावना अपने पुराने मोमेंटम के कारण थोड़ी देर फड़फड़ाती है, बॉडी में थोड़ी हलचल पैदा करती है और फाइनली एनर्जी न मिलने के कारण विलीन हो जाती है। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे एक सवाल उठाना है। हाँ, पूछिए। अगर जागरूकता इन सब विचारों और भावनाओं का स्विच इस तरह बंद कर देगी तो क्या हम इंसान बिना भावनाओं वाले रोबोट में नहीं बदल जाएंगे? मेरा मतलब है, लाइफ में कुछ इमोशंस तो जरूरी है ना। ओह, ये शंका बहुत ही लाजमी है ना? क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंसान बन जाएगा जिसे किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ता, ना खुशी में ना दुख में। मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन इसे समझने के लिए हमें भावनाओं को जरूरी बनाम गैर जरूरी के चश्मे से देखना होगा। जागरूकता का काम उन सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करना नहीं है जो लाइफ के लिए जरूरी है। ओके, तो क्या बच जाता है? इसे ऐसे समझते हैं, जैसे भूख।
भूख कोई फालतू विचार या शोर नहीं है, ये बॉडी के जिंदा रहने की एक बेसिक जरूरत है। जब कोई इंसान जागरूक होता है तो उसकी भूख मिट नहीं जाती, राइट। बल्कि वो भूख के प्रति और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। उसका शरीर बहुत क्लियरली बताता है कि उसे अब एनर्जी की जरूरत है। यानी जो चीजें हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है वो जस की तस रहती हैं। एकदम सही। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, डर का। मान लीजिए कोई जंगल में है और सामने से एक बाघ आ जाए। भागो। हाँ। वहां जो डर पैदा होगा वो लाइफ सेविंग है। वो डर बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज करता है ताकि इंसान भाग सके या खुद को बचा सके। जागरूकता इस जरूरी डर को खत्म नहीं करेगी, बल्कि वो तो और फोकस देगा। बिल्कुल, वो सही समय पर बिजली जैसी फुर्ती के साथ सही कदम उठाने में मदद करेगी। मैं समझ रहा हूँ। तो जागरूकता असल में एक बहुत ही हाईटेक फिल्टर की तरह काम करती है। ये केवल उस मेंटल कचरे को साफ करती है जिसकी हमारी आज की लाइफ में कोई जरूरत नहीं है। सही पकड़ा। जैसे 10 साल पहले किसी ने कोई ताना मारा था और आज भी उस बात को याद करके अंदर ही अंदर गुस्सा होना, उस गुस्से का आज के सर्वाइवल में तो कोई रोल नहीं है। कोई रोल नहीं है। ये केवल उस फालतू शोर को हटाता है। इस स्टेट को समानता या इक्वानिमिटी कहा जाता है। समानता। इसका गहरा अर्थ ये है कि जब लाइफ में कोई चैलेंज आए तो इंसान अपनी पूरी एनर्जी के साथ एक्ट करे, लेकिन जब कोई बाहरी चैलेंज ना हो तो मन पूरी तरह शांत रहे, फालतू की ख्याली लड़ाइयां ना लड़े। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सब सुनने में बहुत ही लॉजिकल लगता है, लेकिन अगर ये पंखे के स्विच वाली टेक्निक इतनी ही आसान है तो लोग इसे कर क्यों नहीं पाते? यही तो कैच है। मेरा मतलब है, कोई भी अपनी बेचैनी के साथ 5 मिनट शांत क्यों नहीं बैठ सकता? इसका कनेक्शन हमारे ईगो और उस साइकोलॉजी से जुड़ता है जिसे अवॉइडेंस बिहेवियर कहते हैं, है ना? बिल्कुल, अवॉइडेंस बिहेवियर या भागने की प्रवृत्ति, ये साइकोलॉजी का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। असल में इंसान का ईगो दर्द, डिस्कम्फर्ट या किसी भी तरह के खालीपन को बर्दाश्त करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। वो डरता है उससे। हाँ, जब भी भीतर कोई नेगेटिव इमोशन उठता है, जैसे दुख, अकेलापन या बेचैनी, तो ईगो को लगता है कि ये एक खतरा है। वो उसे महसूस करने के बजाय तुरंत वहां से भागने का एक शॉर्टकट खोजता है। और ये भागने की आदत रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी घुली मिली है कि हमें एहसास भी नहीं होता। जैसे मैंने शुरू में कहा था, उदास होने पर फोन उठाकर रील्स देखना। सही बात है। या कानों में तेज म्यूजिक लगा लेना। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि बॉडी पर एक गहरा गंदा घाव हो गया है और हम उस घाव को साफ करके दवाई लगाने के बजाय बस उस पर एक बहुत ही सुंदर सी बैंडेज बांध ले। ये घाव और बैंडेज वाला एग्जाम्पल बहुत ही सटीक है। जब कोई फोन चलाता है या फालतू गॉसिप करता है तो वो घाव का इलाज नहीं कर रहा होता, वो बस उस घाव से अपनी नजरें चुरा रहा होता है। ये एक तरह का इमोशनल एनेस्थीसिया है। लेकिन इसका नुकसान क्या है? मतलब थोड़ी देर फोन चला लेने से इतना क्या गड़बड़ हो जाएगा? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो नुकसान बहुत बड़ा है। जब वो गंदा घाव अंदर ही अंदर पकड़ा होता है तो बॉडी उसे एक थ्रेट की तरह देखती है। ओह, यानी बॉडी को लगता है अभी भी खतरा है। हाँ, भले इंसान का ध्यान फोन पर हो, पर उसका सबकॉन्शियस माइंड उस दबी हुई फीलिंग को महसूस कर रहा होता है। ये दबा हुआ स्ट्रेस नर्वस सिस्टम को लगातार फाइट और फ्लाइट मोड में रखता है, जो कि बॉडी का वो मोड है जहां हार्ट रेट बढ़ जाती है, डाइजेशन स्लो हो जाता है और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। जब हम लगातार इस मोड में रहते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है और बीमारियां आती हैं। और अगर स्पिरिचुअल एंगल से देखें तो ये भागने की आदत इंसान को उसके उच्च मन यानी हायर माइंड से पूरी तरह काट देती है। मुझे अब समझ आ रहा है कि पुराने जमाने में साधु संत अकेलेपन में जंगलों में क्यों चले जाते थे। बिल्कुल। पहले मैं सोचता था कि वो दुनिया से भाग रहे हैं, पर अब क्लियर हो रहा है कि वो असल में खुद से भागने के सारे रास्ते बंद कर रहे थे। सही कहा आपने। इसे सेंसरी डेप्रिवेशन की तरह समझा जा सकता है। जब कोई समाज के शोर, गॉसिप और रोजमर्रा के ट्रिगर से दूर किसी अकेले जगह पर जाता है तो उसके पास खुद को डिस्ट्रैक्ट करने का कोई गैजेट नहीं होता, ना फोन, ना टीवी, ना कोई बात करने वाला। ऐसी सिचुएशन में मन के पास अपनी ही गहराई में दबी गंदगी और डर का सामना करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। यानी जब बाहर भागने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी असली सफाई शुरू होती है और तभी वो अपने यूनिवर्सल माइंड के साथ कनेक्ट कर पाता है। हाँ, जब बाहरी शोर जीरो हो जाता है तभी आवाज आती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। हम मॉडर्न दुनिया में हैं,
हम सब अपनी जॉब और फैमिली छोड़कर गुफाओं में तो नहीं जा सकते। बिल्कुल नहीं। तो एक आम इंसान जो छोटे से अपार्टमेंट में रहता है, 9 to 5 जॉब करता है, वो इस शुद्धि को कैसे अप्लाई करे? वो अपना हायर माइंड कैसे खोजे? इसका एक बहुत ही क्लियर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है। मेंटल प्योरिफिकेशन रातों रात नहीं होती। इसकी एक स्ट्रक्चर है जो बाहर से शुरू होकर अंदर जाती है। इसे 4 लेयर्स में बांटा गया है। 4 लेयर्स? ओके। कोई भी अपने घर में रहते हुए इस पर काम कर सकता है। सबसे पहली लेयर है हमारा एनवायरनमेंट, यानी हमारा पर्यावरण। मतलब हमारा फिजिकल स्पेस, हमारा कमरा। बिल्कुल। हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं कि हमारे आसपास की जगह का हमारे सबकॉन्शियस पर कितना असर पड़ता है। एक बिखरा हुआ गंदा कमरा सिर्फ देखने में बुरा नहीं लगता, वो दिमाग के लिए एक विजुअल नॉइज पैदा करता है। विजुअल नॉइज? हाँ, जब आंखें डेस्क पर पड़े फालतू सामान, महीनों पुरानी रिसीट्स या कपड़ों के ढेर को देखती हैं, तो दिमाग उसे अधूरे काम की तरह प्रोसेस करता है, जिससे कोर्टिसोल बढ़ता है। इसका मतलब है कि कमरे की सफाई करना सिर्फ एक रूटीन काम नहीं है, बल्कि मेंटल पीस का पहला कदम है। मुझे एक बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी सोर्सेज में, अगरबत्ती या धूप जलाने का असर। हाँ, लोग इसे सिर्फ रिलीजियस रिचुअल मानते हैं। सही बात है, पर इसका साइंस कुछ और ही है ना? बिल्कुल। एक अच्छी सुगंध या धूप जलाना असल में हमारी सेंसेस के जरिए नर्वस सिस्टम को हैक करने का तरीका है। स्मेल सीधे दिमाग के उस हिस्से से जुड़ती है जो इमोशंस कंट्रोल करता है। अमिगडाला गए। सही। एक साफ कमरा और शांत सुगंध दिमाग को सिग्नल देते हैं कि अब आसपास कोई खतरा नहीं है, तुम सेफ हो और रिलैक्स कर सकते हो। ये बाहरी शुद्धि है। ये बहुत पावरफुल है। और जब कमरा साफ हो गया तो दूसरी लेयर क्या है? दूसरी लेयर है हमारी संगत, यानी कंपनी। ये शायद सबसे मुश्किल लेयर है, क्योंकि इसका कनेक्शन लोगों से है। ओह, ये तो सच में मुश्किल है। लोग ही तो सबसे ज्यादा टेंशन देते हैं। है ना? साइंस बताता है कि इंसान का नर्वस सिस्टम दूसरों के साथ को रेगुलेट करता है। मतलब हम जिनके साथ रहते हैं उनकी मेंटल स्टेट हमारी मेंटल स्टेट को अफेक्ट करती है। अगर कोई ऐसे लोगों के बीच है जो लगातार नेगेटिव बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं या पैनिक करते हैं, तो वो इंसान चाहे कितना भी ध्यान कर ले, उसका मन अशांत ही रहेगा। यानी लोग हमारी एनर्जी के लिए बैटरी चार्जर या वैक्यूम क्लीनर हो सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर बहुत सही टर्म है। सेल्फिश नहीं है, जरूरत है। अब आते हैं तीसरी लेयर पर, शरीर यानी बॉडी। ओके, एनवायरनमेंट और कंपनी के बाद बॉडी। हाँ, शरीर और मन अलग नहीं है। अगर कोई लगातार हेवी फूड खा रहा है जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, तो शरीर केमिकल लेवल पर स्ट्रेस में आ जाता है। और जब बॉडी में भारीपन या दर्द हो तो दिमाग तो वैसे भी हल्का महसूस नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। एक अनहेल्दी सुस्त बॉडी में हाई लेवल के थॉट्स आना बहुत मुश्किल है। इसलिए सही खाना, ठीक से नींद लेना और मूवमेंट जरूरी है। और जब ये 3 बाहरी लेयर्स एनवायरनमेंट, कंपनी और बॉडी साफ हो जाती हैं, तब हम आखिरी लेयर पर पहुंचते हैं। हाँ, चौथी और सबसे गहरी लेयर, हमारे विचार और भावनाएं, थॉट्स एंड इमोशंस। यही वो जगह है जहां वो पंखे के स्विच वाली अवेयरनेस सबसे ज्यादा काम आती है। क्योंकि बाहर का शोर अब कम हो चुका है। एग्जैक्टली। जब गलत संगत का स्ट्रेस नहीं है, बॉडी शांत है, तो इंसान के लिए अपने विचारों को आते जाते देखना आसान हो जाता है। वो पंखा अब पहले से ही स्लो चल रहा होता है। ये पूरी प्रोसेस सच में बहुत ही लॉजिकल है, लेकिन एक सवाल दिमाग में आता है कि इस पूरी मेहनत का फाइनल गोल क्या है? जब किसी का एनवायरनमेंट, बॉडी और माइंड सब साफ हो गया, तो उसे क्या मिलता है? इसका फाइनल रिजल्ट है मास्टर बनना, स्वयं का स्वामी बनना और प्रकृति के उस रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाले कंट्रोल से आजादी पाना। प्रकृति का कंट्रोल? इसे थोड़ा सिंपल टर्म्स में समझते हैं। हम लोग जो भी करते हैं उसके पीछे 2 ही कारण होते हैं ना, या तो किसी लालच या सुख के लिए, जिसे हम रिवॉर्ड कह सकते हैं। हाँ। या फिर किसी डर, दुख या सजा से बचने के लिए, जिसे पनिशमेंट कहा जाता है। और ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। प्रकृति हमें सुख दुख के जरिए पपेट की तरह नचाती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति पूरी तरह अवेयर हो जाता है, मेंटली प्योर हो जाता है, तो वो इस लूप से बाहर निकल आता है। वाओ! वो एक मास्टर बन जाता है। उसे कोई सही काम करने के लिए बाहरी लालच या हेवन के टिकट की जरूरत नहीं होती। ना ही नरक का डर होता है। सही। वो सही काम इसलिए करता है क्योंकि उसका नेचर ही वैसा हो जाता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? यहाँ मैं एक काउंटर क्वेश्चन करना चाहूंगा। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए स्रोत में कॉन्सेप्ट है कि ये समझना जरूरी है कि मैं कौन हूं
और ये दुनिया या बॉडी एक माया या इल्यूजन है। हाँ, ये एक कोर फिलॉसफी है। लेकिन अगर हम दुनिया और अपने शरीर को माया मान लें, तो क्या ये अपनी जिम्मेदारियों से भागने का बहाना नहीं बन जाएगा? कोई कह सकता है, जब सब माया ही है तो मैं जंक फूड क्यों ना खाऊं, हेल्थ का ध्यान क्यों रखूं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और अक्सर माया शब्द का यही गलत मतलब निकाला जाता है। लोगों को लगता है माया मतलब सब नकली है, होलोग्राम है, तो किसी बात की परवाह मत करो। हाँ, आमतौर पर तो यही सोचा जाता है। लेकिन इसका असल मतलब लापरवाही नहीं है। इसका मतलब है किसी भी चीज के प्रति अपनी अति आसक्ति यानी ऑब्सेशन को छोड़ देना। इसे एक गाड़ी के एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, गाड़ी? मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही बढ़िया कार है, आप उसके मालिक हैं। अगर आपको पता है कि ये कार मेरी जर्नी के लिए एक टूल है, तो आप उसमें सही पेट्रोल डालेंगे, उसकी सर्विस कराएंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर उस पे स्क्रैच लग जाए तो आपको फिजिकल दर्द तो नहीं होगा ना? नहीं, थोड़ा बुरा लगेगा पर दर्द तो नहीं होगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति उस कार से इतना जुड़ जाए कि वो खुद को ही गाड़ी समझने लगे, तो क्या होगा? ओह, तो गाड़ी पर लगने वाला हर स्क्रैच उसे ऐसा फील कराएगा जैसे उसकी स्किन पर कट लग गया हो। वो तो हमेशा पैनिक में रहेगा। एग्जैक्टली। और हम इंसान अपने शरीर और मन के साथ ठीक यही करते हैं। जब हम सोचते हैं कि मैं सिर्फ ये बॉडी हूं, तो हम ऑब्सेशन का शिकार होते हैं और दो एक्सट्रीम्स में भटकते हैं। दो एक्सट्रीम्स? हाँ, या तो लोग बॉडी को जरूरत से ज्यादा पैम्पर करते हैं, लुक्स को लेकर ऑब्सेस्ड रहना या नशे और ओवर ईटिंग में डूब जाना, या फिर दूसरी तरफ वो बॉडी को दुश्मन मान लेते हैं और उसे भूखा रखकर कष्ट देते हैं, ये सोचकर कि इससे कोई स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट मिल जाएगी। ये दोनों ही सिचुएशंस तो बॉडी के साथ बहुत ही अनहेल्दी रिलेशनशिप दिखाती हैं। सही कहा। माया को समझने का मतलब बस ये है कि बॉडी एक प्रेशियस टूल है, पर वो अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है। हम उस टूल को चलाने वाले हैं। और मजेदार बात यह है कि जब हम अपने बॉडी और माइंड पर ओवरथिंक करना छोड़ देते हैं, तभी वो अपने नेचुरल बैलेंस में आता है। यानी पैनिक छोड़ने पर बॉडी खुद को हील कर पाती है। बिल्कुल। ये सच में कमाल का पर्सपेक्टिव है। बैलेंस ही की है। पर अकेले ये सब सीखना मुश्किल है, इसलिए शायद गुरु या टीचर की बात की गई है सोर्सेज में। हाँ, क्योंकि हमारा ईगो हमें धोखा दे सकता है। एक गाइड बाहर से हमारे अवॉइडेंस बिहेवियर को देख सकता है। तो इस डीप डाइव को अगर हम समेटें, तो हमने देखा कि जागरूकता पंखे के स्विच की तरह है जो यूजलेस थॉट्स की एनर्जी काट देती है। फोन स्क्रॉल करना या गॉसिप करना बस पेन से भागने का तरीका है, वो घाव पर बैंडेज वाली बात है। और हमने 4 लेयर प्योरिफिकेशन को भी समझा। एनवायरनमेंट, कंपनी, बॉडी और फिर माइंड। और एंड में माया को समझकर मास्टर बनना। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल किट है। तो जाने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। अगर हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट हमारे माइंड की बाहरी लेयर है, तो आज आपका कमरा, डेस्क या फोन की स्क्रीन आपकी मेंटल हेल्थ की क्या कहानी कह रही है? बहुत ही डीप सवाल है। क्या टेबल पर पड़ा वो फालतू सामान, वो पुरानी रिसीट सी, वो दीवार है जो आपको अपने हायर माइंड तक पहुंचने से रोक रही है? शांति पाने का पहला कदम शायद बस अपनी डेस्क साफ करना हो सकता है। इस पर जरूर विचार कीजिए। मिलेंगे अगली डीप डाइव में।